14 अगस्त 1947। मतलब ये एक ऐसा दिन था जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था। बिल्कुल। सदियों की गुलामी के बाद एक नई सुबह जो आ रही थी। हाँ, लेकिन उसी वक्त दिल्ली में ही एक बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस आजादी के लिए लगा दी थी। और वो जश्न नहीं मना रहे थे। सही कहा, वो गहरे शोक में थे। मतलब उनके लिए जश्न का नहीं बल्कि एक बहुत भयानक त्रासदी का दिन था। और ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है ना, कि जो इंसान जीवन भर भारत की आज़ादी के लिए लड़ा, वो आज़ादी मिलने पर खुश क्यों नहीं था। ये सच में इतिहास का एक बहुत ही मार्मिक पल है। देखिए, हम बात कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। उनकी जो आत्मकथा है ना, इंडिया विंस फ्रीडम, वो सिर्फ एक राजनीतिक किताब नहीं है। वो एक निजी दर्द है। बिल्कुल। वो एक ऐसे इंसान का दर्द है जिसने अखंड भारत का सपना देखा था और उसे अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा। तो हमारी आज की इस गहन चर्चा का मकसद भी यही है। हम बंगाल विभाजन से लेकर आज़ादी मिलने तक की उन घटनाओं को समझेंगे। वो सारी कोशिशें जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हुई, जी। और वो कौन सी वजह थी जिनसे ये खाई कभी भरी नहीं पाई। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि क्यों हुआ। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो चीज़ें बहुत ब्लैक एंड वाइट लगती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत हमेशा उलझी हुई होती है। अगर हम मौलाना आज़ाद के जीवन की ही बात करें, तो वो खुद में एक बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कैसे? देखिए, जो इंसान आगे चलकर हिंदू मुस्लिम एकता और आधुनिक सोच का इतना बड़ा चेहरा बना, उसकी अपनी शुरुआत बहुत ही कट्टर और बंद माहौल में हुई थी। 1888 में मक्का में उनका जन्म हुआ। वो पश्चिमी शिक्षा के इतने सख्त खिलाफ थे कि उन्होंने आजाद को कभी किसी मॉडर्न स्कूल में जाने ही नहीं दिया। ये तो वैसा ही हो गया ना कि किसी को एक बहुत सुरक्षित लेकिन पूरी तरह से बंद बक्से में रख दिया हो। सीखा। असल में उनके पिता को लगता था कि आधुनिक शिक्षा इंसान को उसके धर्म से दूर कर देती है, इसलिए आजाद की पूरी पढ़ाई घर पर ही हुई। अरबी, फारसी, दर्शन शास्त्र, ये सब पढ़ाया गया उन्हें। और वो पढ़ाई में इतने तेज थे कि हाँ, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पूरा कोर्स खत्म कर लिया था। अरे वाह, सिर्फ 16 साल में? जी। और वो अपने से बड़े उम्र के छात्रों को दर्शन शास्त्र और गणित पढ़ाने भी लगे थे। मतलब कोई भी आम इंसान होता तो इसी में खुश हो जाता और पिता की विरासत को आगे बढ़ाता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इतनी कम उम्र में उनके अंदर एक मानसिक संकट पैदा हो गया। जब उन्होंने सर सैयद अहमद खान के लेख पढ़े तो उनके सोचने का पूरा नजरिया ही बदल गया। हाँ, क्योंकि सर सैयद का तो यही मानना था ना कि विज्ञान और पश्चिमी शिक्षा के बिना मुसलमान आगे नहीं बढ़ सकते। एकदम सही। और ये बात उनके पिता की दी हुई तालीम के बिल्कुल उलट थी। तो इस संकट से निकलने के लिए उन्होंने चुपचाप अंग्रेजी सीखना शुरू किया। मैंने पढ़ा था कि किसी ने उन्हें पीरी चरण सरकार की फर्स्ट बुक दी थी, है ना? हाँ, और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि भाषा की बारीकी समझने के लिए उन्होंने 3 अलग-अलग बाइबल, इंग्लिश, फारसी और उर्दू में एक साथ रखकर शब्द दर शब्द पढ़ना शुरू किया। क्या बात है! ये दिखाता है कि सीखने की कितनी भूख थी उनमें। लेकिन एक रूढ़िवादी परिवार के लड़के ने इतना बड़ा वैचारिक विद्रोह किया क्यों? देखिए, असल में आजाद को इस बात ने परेशान कर दिया था कि अगर धर्म एक सार्वभौमिक सत्य है, मतलब अगर ईश्वर एक है, तो ये अलग-अलग संप्रदाय आपस में क्यों लड़ते रहते हैं? हर कोई खुद को सच्चा और दूसरे को झूठा साबित करने में लगा रहता है। बिल्कुल। और इसी सोच ने उन्हें अपने पारिवारिक बंधन तोड़ने की हिम्मत दी। उन्होंने तय किया कि वो अपनी राह खुद चुनेंगे और इसीलिए उन्होंने अपना उपनाम आजाद रख लिया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी वैचारिक आज़ादी का ऐलान था। और मुझे लगता है यही वैचारिक आज़ादी बहुत जल्द राजनैतिक आज़ादी की लड़ाई में भी बदल गई। हाँ, 1905 आते-आते वही बंगाल विभाजन वाला समय। जी, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी थी। पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन भड़क उठा था और उसी दौर में युवा आजाद की मुलाकात अरविंदो घोष और श्याम सुंदर चक्रवर्ती जैसे बड़े क्रांतिकारियों से हुई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। उस वक्त बंगाल के जो भी गुप्त क्रांतिकारी संगठन थे, वो सिर्फ हिंदू मध्यम वर्ग तक सीमित है ना? बिल्कुल। और वो गुप्त रूप से मुसलमानों पर भरोसा भी नहीं करते थे। हाँ, उन्हें लगता था कि मुसलमान ब्रिटिश सरकार के मोहरे हैं। और इसमें उनकी भी पूरी गलती नहीं थी। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति चल रही थी।
पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फुलर ने तो खुलेआम कह दिया था कि मुस्लिम समुदाय सरकार की पसंदीदा पत्नी है। ओह, ये तो ऐसा ही है कि रेफरी ही कह दे कि एक टीम मेरी फेवरेट है ताकि दूसरी टीम हमेशा चिड़ी रहे। एकदम सही मिसाल दिया आपने। तो ऐसे जहरीले माहौल में हिंदू क्रांतिकारियों के मन में मुसलमानों के लिए अविश्वास बहुत गहरा था। तो फिर ऐसे माहौल में जहां इतना शक था, एक युवा मुस्लिम विद्वान ने उन क्रांतिकारियों के बीच अपनी जगह कैसे बनाई? उन्हें तो आजाद पर भी शक हुआ होगा। शक तो था, लेकिन आजाद ने उन्हें तर्कों से जीता। उन्होंने क्रांतिकारियों को समझाया कि देखिए, मिस्र, ईरान और तुर्की में मुसलमान भी लोकतंत्र और आजादी के लिए लड़ रहे हैं। मतलब दुनिया का नजरिया दिया उन्हें। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि अगर आप भारतीय मुसलमानों को दुश्मन मान लेंगे या उन्हें साथ नहीं लेंगे तो आजादी की लड़ाई जीतना नामुमकिन हो जाएगा। और इसका असर भी हुआ। आजाद की वजह से ही वो गुप्त संगठन बंगाल और बिहार से बाहर निकलकर उत्तर भारत और बॉम्बे तक फैल गए। बिल्कुल, लेकिन देश के अंदर ये सब करते हुए आजाद को लगा कि दुनिया को समझना भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने इराक, मिस्र, सीरिया और तुर्की की लंबी यात्राएं की। और इन यात्राओं को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी है जिसे दूर करना जरूरी है। वो अल अजहर यूनिवर्सिटी वाली बात। हाँ, महादेव देसाई ने अपनी किताब में लिख दिया था कि आजाद ने काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं है। खुद आजाद ने अपनी किताब में साफ लिखा है कि वो वहां एक दिन भी छात्र नहीं रहे। उन्हें वहां का शिक्षा प्रणाली बहुत पुराना और दोषपूर्ण लगा। वो हर चीज को अपने तर्क की कसौटी पर कसते थे। लेकिन इन यात्राओं का उनकी राजनीतिक सोच पर क्या असर पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। जब वो अरब और तुर्क राष्ट्रवादियों से मिले तो उन लोगों ने आजाद से सीधे पूछा कि भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के इतने बड़े पिछलग्गू क्यों हैं? ओहो, ये तो बहुत चुभने वाली बात रही होगी। बिल्कुल। इससे आजाद को गहरा धक्का लगा। उन्होंने ठान लिया कि भारत लौटकर वो मुसलमानों को आजादी की लड़ाई में शामिल करके ही दम लेंगे, और इसके लिए उन्होंने कलम का सहारा लिया। हाँ, 1912 में उन्होंने अल हिलाल नाम का अखबार शुरू किया, और वो कोई आम अखबार नहीं था। उस जमाने में उर्दू अखबार लिथोग्राफ से छपते थे, जो काफी धुंधले होते थे। लेकिन आजाद ने टाइप सेट तकनीक का इस्तेमाल किया। एकदम सही। और उसका आकर्षण ऐसा था कि सिर्फ 2 साल में उसकी सर्कुलेशन 26,000 तक पहुंच गई। उर्दू पत्रकारिता में ये कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है कि अल हिलाल इतना असरदार क्यों था? क्योंकि उसने सीधी चुनौती दी थी। हाँ, अलीगढ़ पार्टी के ब्रिटिश समर्थक नीतियों को। सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ पार्टी मुसलमानों को राजनीति से दूर रहने को कहती थी। आजाद ने इसी सोच पर प्रहार किया। और इससे सरकार इतना घबरा गई कि प्रेस एक्ट लगाकर अखबार को ही बैन कर दिया। मतलब ये उनके बढ़ते प्रभाव का सीधा सबूत था। जी, और अखबार बैन होने के बाद उनका सफर सीधे राजनीतिक मंच की तरफ मुड़ गया। 1920 में नजरबंदी से छूटने के बाद उनकी मुलाकात पहली बार गांधी जी से हुई। और वो मुलाकात बहुत ऐतिहासिक थी। गांधी जी ने उस वक्त असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था और आजाद ने तुरंत उसका समर्थन किया। हाँ, जबकि कई बड़े नेता झिझक रहे थे। पता है, इसके पीछे आजाद की एक बहुत गहरी सोच थी। उन्हें इसमें टॉल्स्टॉय का दर्शन दिखा था। टॉल्स्टॉय का कौन सा दर्शन? जब इटली के राजा की हत्या हुई थी तो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि हिंसा से सिर्फ हिंसा पैदा होती है। ये तो ग्रीक पौराणिक कथाओं जैसा है, जहां एक योद्धा का खून गिरता है तो 999 नए योद्धा पैदा हो जाते हैं। अरे वाह, क्या सटीक बात है। हाँ, तो आजाद को लगा कि एक अत्याचारी सरकार को हराने का सबसे सही तरीका असहयोग ही है। और इसी स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि की वजह से वो कांग्रेस में तेजी से आगे बढ़े। 1923 में सिर्फ 35 साल की उम्र में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 35 साल में? ये तो बहुत कम उम्र है। बहुत कम, और वो भी तब जब कांग्रेस टूटने की कगार पर थी। एक तरफ प्रो चेंजर्स थे जैसे सीआर दास, जो चुनाव लड़ना चाहते थे, और दूसरी तरफ नो चेंजर्स थे, जो गांधी जी के बहिष्कार वाले रास्ते पर थे। हाँ, तो आजाद ने बीच बचाव किया। हाँ, उन्होंने मध्यस्थता करके पार्टी को टूटने से बचाया। और उसी वक्त सीआर दास ने बंगाल में एक बहुत अहम फॉर्मूला दिया था, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और प्रतिनिधित्व देने का। आजाद इसे बहुत जरूरी मानते थे ना? बिल्कुल, उन्हें लगता था कि ये राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे जरूरी कदम है। लेकिन सीआर दास के निधन के बाद कांग्रेस ने उस वादे को भुला दिया, जिससे बंगाल के मुसलमानों का भरोसा फिर से टूट गया। तो इतने प्रयासों के बाद भी हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार गहरी कैसे होती चली गई? देखिए, अगर हम स्रोतों का निष्पक्ष विश्लेषण करें तो दोनों तरफ से गलतियां हुई।
एक बहुत बड़ी घटना थी जब गांधी जी ने एक पत्र में जिन्ना को कायदे आजम लिख दिया था। अच्छा, ये मिस अम्तुस सलाम के सुझाव पर हुआ था ना? हाँ, कायदे आजम का मतलब है महान नेता। आजाद का मानना था कि गांधी जी के इस एक शब्द ने जिन्ना के राजनीतिक कद को बेवजह आसमान पर बिठा दिया। आम मुसलमानों को लगा कि जब गांधी जी उन्हें इतना बड़ा नेता मान रहे हैं तो वो सचमुच हमारे सबसे बड़े नेता हैं। और 1937 के यूपी चुनावों के बाद भी तो कुछ हुआ था। जी, यूपी चुनाव के बाद मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन नेहरू जी ने एक सैद्धांतिक फैसला लेते हुए शर्त रख दी कि लीग को सरकार में शामिल होने के लिए अपनी पार्टी भंग करके कांग्रेस में मिलना होगा। बाप रे, ये तो किसी के राजनीतिक वजूद को ही खत्म करने वाली बात हो गई। बिल्कुल। आजाद का साफ मानना था कि इन घटनाओं ने कमजोर पड़ चुकी मुस्लिम लीग को फिर से जिंदा कर दिया और उन्हें टू नेशन थ्योरी का मुद्दा दे दिया। और यहीं से हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जो आजाद के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी, भारत का विभाजन और पाकिस्तान की मांग। आजाद के लिए तो पाकिस्तान शब्द ही इस्लाम की भावना के खिलाफ था। हाँ, वो अक्सर पैगंबर मोहम्मद की बात दोहराते थे कि भगवान ने पूरी दुनिया को मेरे लिए एक मस्जिद बना दिया है। तो उनके हिसाब से जमीन का एक टुकड़ा पवित्र और बाकी अपवित्र कैसे हो सकता है? सही बात है। और वो ये भी कहते थे कि 90 मिलियन मुसलमानों का अपनी उस मातृभूमि का एक हिस्सा छोड़कर चले जाना, जहां उन्होंने सदियों तक अपनी संस्कृति रची, ये तो सरासर कायरता है। इसलिए उन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया और कैबिनेट मिशन प्लान का जबरदस्त समर्थन किया। ये कैबिनेट मिशन प्लान की एक बहुत बड़ी राजनीतिक कामयाबी थी। इसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात थी ना? जी, इसमें तय हुआ था कि केंद्र के पास सिर्फ 3 विषय होंगे: रक्षा, विदेश मामले और संचार। बाकी सारे अधिकार और स्वायत्ता प्रांतों यानी राज्यों के पास होगी। इससे तो मुसलमानों का बहुसंख्यक प्रांतों में ये डर खत्म हो जाता कि केंद्र सरकार उन पर हावी होगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, भारत का बंटवारा भी नहीं होता। लेकिन फिर चीजें बिगड़ी कैसे? असल में कुछ राजनीतिक बयानबाजी हुई और जिन्ना ने इस प्लान से अपनी सहमति वापस ले ली। फिर उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। ओहो, कलकत्ता के वो भयानक दंगे। हाँ, उन लगातार हो रहे सांप्रदायिक दंगों और मुस्लिम लीग की अड़ंगेबाजी से कांग्रेस के नेता अंदर तक टूट गए थे। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता विभाजन के लिए राजी हो गए। मैंने पढ़ा है, पटेल का मानना था कि अगर शरीर के एक हिस्से में जहर फैल गया है तो उसे काट देना ही बेहतर है। अगर 2 भाई साथ नहीं रह सकते तो लड़ते रहने से बेहतर है कि वे अलग हो जाएं। लेकिन आजाद आखिरी दम तक इस बात के खिलाफ थे। उनका मानना था कि विभाजन नफरत का हल नहीं है, बल्कि ये नफरत को एक पक्की सीमा रेखा में बदल देगा। वो कहते रहे कि सत्ता हस्तांतरण को 2-3 साल के लिए टाल दिया जाए, ताकि भावनाओं का तूफान थोड़ा शांत हो सके। बिल्कुल। लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और 14 अगस्त 1947 का दिन आ गया। लीग के लिए वो खुशी का दिन था, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं, आम जनता और खासकर मौलाना आजाद के लिए वो एक गहरे शोक का दिन था। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो मौलाना आजाद की कहानी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने अंधी दौड़ में शामिल होने के बजाय हमेशा तर्क, एकता और इंसानियत का रास्ता चुना। एकदम सही बात है। और ये ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज जब हम चारों तरफ इतना ध्रुवीकरण देखते हैं तो आजाद की वो सोच बहुत याद आती है कि मतभेद कभी भी धार्मिक नहीं होते, वो हमेशा आर्थिक और राजनीतिक होते हैं। सच में ये आज के समय के लिए बहुत बड़ा सबक है। और अंत में ये चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर उस समय भावनाओं और दंगों के दबाव में आकर विभाजन का फैसला जल्दबाजी में ना लिया गया होता, अगर थोड़ी शांति रखी जाती, हाँ, और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत प्रांतों को स्वायत्ता देकर एक अखंड भारत का निर्माण होता, तो आज इस दक्षिण एशिया का राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य कैसा होता? बहुत अलग होता। क्या आज की जो कई बड़ी भू राजनीतिक समस्याएं हैं वो कभी पैदा ही नहीं होती? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो बहुत गहराई तक सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी सवाल के साथ हम अपनी आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।